नमस्कारम बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स के चौथे लेक्चर में हम लोग हैं। अब तक हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पास्कल्स लॉ, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स देख चुके हैं। आज का लेक्चर है हम लोग का बॉयंसी पे। आज बॉयंसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बॉयंसी। नाउ बॉयंसी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी लिक्विड के अंदर अगर किसी प्लेन सरफेस ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करेंगे तो उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। जैसे सपोज करो ये लिक्विड है और इसके अंदर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको दिया हुआ है ए। अब इस पे लगने वाला हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जानना चाहते हैं। बॉयंट फोर्स मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होता है। तो उसके लिए एज्यूम करते हैं कि फ्री सरफेस से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है y और ये लेंथ है इसका h। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 0 एज्यूम करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड के कारण फोर्स लगेगा वो इस सरफेस पे लगेगा और इस सरफेस पे लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। जो इधर फोर्स लगेगा यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं देखना है, हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है। इसी तरह से इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं देखना है, हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक इस सरफेस पे फोर्स लगेगा और एक इस सरफेस पे फोर्स लगेगा। कितना मैग्नीट्यूड होगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रेशर होगा फ्लूइड के कारण, अगर फ्लूइड की डेंसिटी है रो तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा रो जी इंटू वाई। और ये प्रेशर हर जगह कांस्टेंट होगा क्योंकि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है। तो इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये नीचे की तरफ होगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा F1 इक्वल टू प्रेशर रो जी वाई इंटू एरिया ए। इसी तरह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो आ जाएगा रो जी इंटू वाई प्लस एच। ये प्रेशर हो गया। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड आएगा रो जी वाई प्लस एच इंटू एरिया ए। तो नेट फोर्स कितना लिखेंगे? तो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स इक्वल टू रो जी वाई इंटू ए प्लस रो जी एच इंटू ए माइनस रो जी वाई इंटू ए और डायरेक्शन अपवर्ड। तो ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये इतना हो गया, ये फोर्स नेट फोर्स इतना आ गया। तो एफ नेट लिख सकते हैं हम लोग, एफ नेट इक्वल टू रो जी एच इंटू ए डायरेक्शन अपवर्ड इक्वल टू लिख सकते हैं रो जी इंटू वी। वी इसका वॉल्यूम हो गया, एरिया ए दिया हुआ है और हाइट एच है तो इसका वॉल्यूम हो गया वी। मतलब नेट फोर्स जो लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा रो जी इंटू वी। यहाँ रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और वी है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड, इनसाइड फ्लूइड। सेकेंड केस कंसीडर करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होगा तब। लिक्विड दिया है इस तरह से और ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। इस केस में इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वो हमको बताना है। तो देखते हैं, मान लेते हैं इसका हाइट है h
और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस केस में भी 0 है। तो यहाँ पर तो लिक्विड है नहीं, तो यहाँ पर तो लिक्विड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। लिक्विड के कारण जो यहाँ फोर्स लगेगा वो केवल इसी सरफेस पे होगा। तो यहाँ प्रेशर लिख सकते हैं, प्रेशर हो जाएगा रो जी इंटू एच, रो इसकी डेंसिटी है। तो इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा बस, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा F इक्वल टू रो जी एच इंटू ए। तो यहाँ पे फोर्स को लिख सकते हैं F इक्वल टू रो जी इंटू वी। वी पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं है, हमको H तक ही कंसीडर करना है, H इंटू ए। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम आएगा, इतना वॉल्यूम है V। तो इसको अगेन हम लिख सकते हैं रो जी इंटू वी। रो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी और वी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड। तो प्लेन सरफेस के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं F इक्वल टू रो वी इंटू जी, जहाँ रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगा, वी वॉल्यूम कितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। नाउ इसी फोर्स को कहते हैं हम लोग बुआयंट फोर्स। बुआयंट फोर्स मतलब नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट वर्टिकल फोर्स जो होगा उसी को कहते हैं बुआयंट फोर्स। और सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, दोनों के लिए, फर्स्ट केस में हम लोग सबमर्ज देखें, सेकंड केस में हम लोग फ्लोटिंग देखें, तो नेट वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला जो प्रेशर के कारण फोर्स होगा उसी को कहते हैं हम लोग बुआयंट फोर्स। और बुआयंट फोर्स की वैल्यू अभी तक हम लोग प्लेन सरफेस के लिए कितना देखें, रो वी इंटू जी, जहाँ रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, वी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फ्लूइड के अंदर, और जी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ एक क्वेश्चन को देखते हैं, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस लिक्विड का डेंसिटी है रो 2, इस लिक्विड का डेंसिटी है रो 3, और ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है रो 1, और ये इक्विलिब्रियम में है। कह रहा है कि इसका अपर जो पोर्शन है, अगर इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है V2 और ये वॉल्यूम जो दिया है ये है V1, तो हमको V2 बाई V1 का रेशियो बताना है कितना होगा। ट्राई करते हैं। नाउ मान लेते हैं फ्री सरफेस से डिस्टेंस दिया हुआ है हमको A, यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो होगा रो 2 इंटू जी इंटू ए, और ये जो यहाँ पर फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस सरफेस पे, और फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F1 इक्वल टू रो 2 जी इंटू ए प्रेशर इंटू एरिया ए। इस पॉइंट पे यहाँ पर प्रेशर आएगा रो 2 इंटू जी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो आएगा रो 2 इंटू जी इंटू ए प्लस बी प्लस रो 3 इंटू जी इंटू सी। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा F2 इक्वल टू रो 2 जी इंटू ए प्लस बी प्लस रो 3 जी इंटू सी इंटू एरिया ए। ये हो गया ये फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इक्वल टू F2
माइनस F1 और डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ। तो इसको नेट फोर्स लिख सकते हैं। ये आ जाएगा ρ2G A इंटू ए, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ρ2G इंटू बी इंटू ए प्लस ρ3G इंटू सी इंटू ए। ना अब देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है, इसका अपना वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, और बॉयंसी फोर्स जो लगा है ऊपर की तरफ वो F नेट है। ये हो गया। अब इसमें B इंटू ए, तो ये इतना जो पोर्शन है ये वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम दिया हुआ है हमको V2। इसी तरह से C इंटू ए, तो वो आ जाएगा इस पोर्शन का वॉल्यूम, ये हमको दिया हुआ है V1। तो इसको हम लिख सकते हैं ρ2G इंटू V2 प्लस ρ3G इंटू V1। और ये किसके बराबर होगा? ये mg के बराबर होगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं F नेट इक्वल टू m इंटू जी। F नेट को लिख सकते हैं ρ2G इंटू V2 प्लस ρ3G इंटू V1 इक्वल टू मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V1 प्लस V2, डेंसिटी ρ1 इंटू जी। यहां से लिख सकते हैं ρ2 इंटू V2 प्लस ρ3 इंटू V1 इक्वल टू ρ1 इंटू V1 प्लस ρ1 इंटू V2। हम लोग को कैलकुलेट करना है V2 बाई V1। तो यहाँ से V2 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल टू ρ1 माइनस ρ3 डिवाइडेड बाई ρ2 माइनस ρ1। प्लेन सरफेस में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी कर्व सरफेस को फ्लूइड के अंदर रखेंगे तो बॉयंसी फोर्स कितना लगेगा। मान लो इस लिक्विड के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे लगने वाला नेट वर्टिकल फोर्स ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से एक चीज देखते हैं, अगर इसको बीच से यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो ये पोर्शन पहले कंसीडर करते हैं। तो इस पोर्शन पे लगने वाला जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट जो फोर्स आएगा इसका ऊपर सरफेस के कारण वो नीचे की तरफ होगा। इसी तरह से इस सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। यहाँ इधर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इस फोर्स से। तो नेट जो भी फोर्स आएगा वो हम लोग को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शन पता चल गया कि हाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग को उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स केवल सरफेस पे लगता है। ये लिक्विड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सरफेस पे लगता है। जो फ्लूइड जितना सरफेस के कांटेक्ट में होगा केवल उसी कांटेक्ट पे फोर्स लगेगा। जिस पोर्शन के कांटेक्ट में नहीं है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि नीचे का जो पोर्शन है ये, इस पोर्शन पे कितना फ्लूइड का फोर्स लग रहा है। तो इसको यहाँ पर ले गए। तो ये चीज़ हम लोग को पता है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में कि इस पे अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर लिक्विड का कितना
वेट कंटेन करता है। इसके ऊपर कितना लिक्विड है, तो इसके ऊपर देखो इस तरह से लिक्विड है, तो इसका जो भी वेट होगा, मान लेते हैं इसका वेट है m1 इंटू जी, तो इतने वेट के इक्विवेलेंट इस पे फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड। और ये m1g को क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम v1, डेंसिटी लिक्विड का रो इंटू जी, तो इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। इसी तरह से जो अपर सरफेस है इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, तो इसके ऊपर लिक्विड का कितना वेट है, तो इसको मान लेते हैं m2 इंटू जी, लेकिन ये जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हमको जो नेट फोर्स आएगा F नेट इक्वल टू m1g माइनस m2g, मतलब इतने लिक्विड का वेट माइनस इतने लिक्विड का वेट। अब इन दोनों लिक्विड को माइनस करोगे तो देखो टोटल कितना आएगा, तो टोटल इतना, यहां से ऐसे कर दो तो इतने लिक्विड के वेट के इक्विवेलेंट आएगा। तो इसके लिख सकते हैं जो नेट फोर्स आएगा वो इक्वल होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम v, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये v क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड। तो ये जो पहले हम लोग प्लेन के लिए, प्लेन सरफेस के लिए बॉइंट फोर्स कैलकुलेट किए थे, उतना ही यहाँ पर भी आ रहा है, तो सेम ही अमाउंट मैग्नीट्यूड आएगा ना। इतना अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से दिया हुआ है, तो इस पे अगर हमको बताना है कि टोटल बॉयंसी फोर्स या बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर उस लिक्विड को रख दो, तो इसका वेट कैलकुलेट करो, तो वेट होगा m इंटू जी, मास इक्वल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका, इसका अगर वॉल्यूम v है तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लेना है लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड को अंदर रखे हैं, इंटू जी, इतना फोर्स लगेगा, और डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ होगा। यही काम करना है हम लोग को बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करने में। तो बॉइंट फोर्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग बॉडी दोनों के केस में, सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग बॉडी के केस में जो बॉइंट फोर्स होगा वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जितना लिक्विड वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर होगा। ये चीज अभी हम लोग देखे कि जो बॉइंट फोर्स आया वो कितना आया, रो इंटू वी इंटू जी, जहां रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, v वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड इंटू जी। जब लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम वहां से हटेगा, तो उतना वेट हम लोग को उसका कंसीडर करना है। नाउ इस केस में देखो, द बॉइंट फोर्स एक्ट वर्टिकली बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा, और वो कहां से लगेगा, जैसे मान लो ये लिक्विड है और इसके अंदर कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, तो बॉइंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और कहां से लगेगा कि जितना ये फ्लूइड है, जैसे इतना पोर्शन इसका, इतना ही पोर्शन ऑब्जेक्ट का उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो इसके सेंट्रॉइड से लगता है बॉइंट फोर्स, इसके सेंट्रॉइड से लगेगा बॉइंट फोर्स। और अगर दूसरा एग्जांपल देखना है तो दूसरे एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, मान लो इस पर कुछ एक इस तरह का सिलेंडर रखे हुए ऐसे, तो इस पे बॉइंट फोर्स लगेगा, वो ये जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के सेंटर से, इसके वॉल्यूम के सेंटर से ऊपर की तरफ लगेगा बॉइंट फोर्स, यहां से तो जितना डिस्प्लेस किया है वॉल्यूम उसके सेंट्रॉइड से लगता है। यही कहता है आर्किमिडीज का सेकेंड प्रिंसिपल।
नाउ थर्ड पॉइंट आर्किमिडीज कहता है कि सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा तो जो एक्चुअल वेट है वो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, इसको ये ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर आ गया तो पहले इस पे वेट लग रहा था mg। अब इसको जैसे ही हम लोग पानी में रख दिए तो इस पर एक बुआयंसी फोर्स लगेगा Fb। तो इतना फोर्स आने के कारण ये mg में माइनस Fb हो जाएगा। तो जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर ले जाते हैं तो उसका जो वेट है वो हम लोग को कम महसूस होता है। तो कितना कम महसूस होगा? उतना ही कम महसूस होगा जितना कि बुआयंट फोर्स है, उसके इक्विवेलेंट हमको उसका वेट कम महसूस होता है। तो एक्चुअल वेट से बुआयंट फोर्स इतना कम वेट हम लोग को महसूस होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कि अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है और कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो उस केस में ये इस तरह से फ्लोट कर रहा है तो नीचे इसका mg लगेगा और ऊपर बुआयंसी फोर्स लगेगा। फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये तभी पॉसिबल है जब Fb और mg बराबर होगा। उस केस में बुआयंसी फोर्स और उसका वेट बराबर होता है। ना इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमको सिचुएशन दिया है, ये 5 kg का एक ब्लॉक है, यहाँ पे 5 शो कर रहा है और ये लिक्विड इस तरह से रखे हैं कि ये यहाँ पर बिल्कुल फिल्ड है। अब इससे एक बूंद भी ज़्यादा अगर ऊपर लिक्विड गया तो वो लिक्विड यहाँ से इस पे चला आएगा इस तरह से। अब इसको हम इस पानी में ले जाते हैं। जब इस पानी में ले गए तो उसके बाद वेट रिकॉर्ड किए तो वेट हम लोग को 3 kg दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पे का वेट है नीचे तो 5g लगेगा और अभी हम लोग को शो कर रहा है 3। तो इसका मतलब इसके अंदर जो टेंशन होगा वो 3g होगा। तो इसका मतलब ऊपर जो बुआयंट फोर्स लग रहा है वो 2g इसके इक्विवेलेंट है। तो जब इसको हम नीचे की तरफ इंसर्ट करेंगे तो इस इतने वॉल्यूम का जो पानी होगा वो यहाँ से इस पे चला आएगा। तो इसका जब वेट मेजर करोगे तो ये देखना ये बराबर ही आएगा, 2 kg के बराबर है। तो इसलिए कहते हैं कि buoyant force equal to weight of the liquid displaced by the object। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखना है तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम एयर में रखेंगे तो नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर लग रहा है टेंशन T1, तो ये टेंशन T1 ही हम लोग रीड करते हैं, तो ये इसके वेट के बराबर होगा। ना जब इसको पानी में रखेंगे तो यहाँ एक बुआयंट फोर्स लगेगा, T2 लगेगा और Fg लगेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T2 इक्वल टू Fg माइनस B। तो यहाँ से T2 की वैल्यू Fg से कम आएगा। तो जो बुआयंट फोर्स जो हम रीड कर रहे हैं वेट रीडिंग वो एक्चुअल वेट से कम होगा। और कितना कम होगा? जितना बुआयंट फोर्स लग रहा है उतना ही कम होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक वुडन ब्लॉक है, ये स्टील ब्लॉक है और इसको एक थ्रेड से इस तरह से बांध रखे हैं। ये ऑप्शन दिया है और बताना है कौन सा सच्चा झूठा है। तो इसमें देखते हैं, अगर ये वुड का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसका नीचे की तरफ लगेगा m1g, ऊपर की तरफ बुआयंट फोर्स F1 मान लेते हैं और रस्सी में टेंशन T1। तो यहाँ से इक्वेशन आएगा F1 इक्वल टू T1 प्लस M1 इंटू G। इसी तरह से इस स्टील का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस स्टील का वेट नीचे की तरफ M2 इंटू G, बुआयंट फोर्स ऊपर F2 और ये टेंशन ऊपर T1 ऊपर की तरफ। इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ लिख सकते हैं F2 प्लस T1 इक्वल टू M2 इंटू G। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि स्टील का जो बुआयंट फोर्स है, स्टील पे लगने वाला जो बुआयंट फोर्स है वो mg माइनस T1 है, मतलब उसके वेट से कम है।
इसी तरह से वुड पे लगने वाला जो बॉइंट फोर्स है वो उसके वेट से ज्यादा है। टेंशन इन थ्रेड बॉइंट फोर्स से, टेंशन इन थ्रेड वुड के बॉइंट फोर्स से कम है, और टेंशन इन स्टील ऑफ, टेंशन इन थ्रेड को हम कह सकते हैं स्टील के वेट से कम है। M2G माइनस F2 है तो स्टील के वेट से कम है, और यहाँ पे T1 इक्वल टू F1 माइनस mg, तो वुड के बॉइंट फोर्स से कम है। तो इसके बेसिस पे ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में आंसर हो जाएगा D एंड E। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक एल्युमिनियम हम लोग को है और ये एक ब्रास है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है एल्युमिनियम का 3, ब्रास का स्पेसिफिक ग्रेविटी 9 है। इसका डायमीटर दिया हुआ है हमको और इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है तो इसको सॉल्व करते हैं। ये एल्युमिनियम है तो इसका अपना वेट नीचे लग रहा होगा M1 इंटू जी, रस्सी पे टेंशन आएगा T और इधर बॉयंट फोर्स होगा F1। इसी तरह से ब्रास का mg लगेगा M2 इंटू जी, टेंशन सेम ही थ्रेड है T और बॉयंट फोर्स F2। तो एल्युमिनियम के लिए इक्वेशन आएगा F1 प्लस T इक्वल टू M1 इंटू जी। ब्रास के लिए इक्वेशन आएगा F2 प्लस T इक्वल टू M2 इंटू जी। ये इक्वेशन हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं F1 माइनस F2 इक्वल टू M1G माइनस M2 इंटू जी। ये इक्वेशन आ गया। अब बॉयंट फोर्स F1 कितना होगा, तो F1 इक्वल टू इसके अंदर लिक्विड को रख देंगे तो ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम 4/3 मान लेते हैं पाई R1 क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी, और इसके लिए बॉयंट फोर्स F2 वही लिक्विड को इसके अंदर रख देंगे इक्वल टू 4/3 पाई इंटू R2 क्यूब इंटू रो इंटू जी। ये हो गया। M1G कितना होगा, M1G इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू डेंसिटी, इसका डेंसिटी दिया हुआ है हम लोग को एल्युमिनियम का 3, रिलेटिव डेंसिटी है 3, तो उसको अभी उतना ही रखते हैं G इंटू, और यहाँ से M2G इक्वल टू 4/3 पाई इंटू R क्यूब इंटू डेंसिटी इसका 9 है इंटू G। नाउ इक्वेशन आ गया F1 माइनस F2 इक्वल टू M1G माइनस M2 इंटू जी। F1 4/3 पाई इंटू R1 का होल क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 इंटू जी माइनस F2 4/3 पाई इंटू R2 का होल क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 इंटू जी इक्वल टू M1 मास ऑफ फर्स्ट लिक्विड एल्युमिनियम, तो 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब इंटू रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है इसका 3, तो 3 इंटू जी माइनस 4/3 पाई इंटू R2 का होल क्यूब इंटू 9 इंटू जी। ये आ गया। यहाँ से ये टर्म 4/3 ये 4/3 पाई जी सब जगह से कैंसिल हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब इक्वल टू 3
R1 क्यूब माइनस 9R2 क्यूब। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2R1 क्यूब इक्वल टू 8R2 क्यूब। यहाँ से आ गया R1 क्यूब इक्वल टू 4R2 क्यूब। तो यहाँ से लिख सकते हैं R1 इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3 इंटू R2। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं D1 इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3 इंटू D2। D1 हम लोग को 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो D2 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में सेम ही कंसेप्ट है। हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। हमको कैलकुलेट करना है कि इस वायर में टेंशन कितना होगा और ये वाला वॉल्यूम हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज्ड है। तो अगर इस पे हम बुआयंट फोर्स कैलकुलेट कर देंगे तो कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसको ट्राई नाउ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इधर टेंशन लगेगा T, mg नीचे की तरफ, mb इंटू जी और बुआयंट फोर्स ऊपर की तरफ Fb। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया Fb इक्वल टू mb इंटू जी प्लस टी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे की तरफ mm इंटू जी, टेंशन ऊपर की तरफ T और बुआयंट फोर्स ऊपर की तरफ Fm। तो यहाँ से इक्वेशन आएगा Fm प्लस T इक्वल टू mm इंटू जी। दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं Fb प्लस Fm इक्वल टू mm प्लस mb इंटू जी। वैल्यू को पुट करते हैं। इस पे लगने वाला जो बुआयंट फोर्स होगा वो इतने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V। तो इसको लिख सकते हैं V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वो 1 इंटू जी प्लस इस पे लगने वाला बुआयंट फोर्स, तो ये कंप्लीट वॉल्यूम, तो Vm इंटू 1 इंटू जी इक्वल टू मास, इसका मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो Vm इंटू डेंसिटी दिया हुआ है इसका Vm का रिलेटिव डेंसिटी है 2 प्लस इसका मास, इसका वॉल्यूम Vm इंटू इसका डेंसिटी दिया हुआ है हम लोग को 0.1 इंटू जी। तो यहाँ से लिख सकते हैं V प्लस Vm इक्वल टू 2Vm प्लस 0.1 Vb। तो यहाँ से आ गया V इक्वल टू Vm प्लस 0.1 Vb। Vm दिया हुआ है हम लोग को 0.1 और 0.1 इंटू 1, तो ये हो गया 0.2 मीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। टेंशन कैलकुलेट करना है, तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये क्वांटिटी टेंशन T इक्वल टू mmg माइनस T, ये माइनस Fm, mm इंटू जी माइनस Fm। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.1, Vm इक्वल टू 0.1 हमको दिया हुआ था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी है इसका 2, तो रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो 2000 हो गया, इंटू जी
10 माइनस buoyant फोर्स, तो वॉल्यूम है इसका 0.1 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 इंटू जी, तो ये आ गया, ये हो गया 2000 माइनस 1000 न्यूटन, ये हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में हम लोग को इसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ये जो वुड रखा हुआ है उसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है। इसके लोअर एंड को एक स्ट्रिंग से इस तरह से बांध कर रखे हैं और ये फिक्स है और ये वुड अभी इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में हमको बताना है कि यहाँ डेंसिटी कितना होगा। नाउ ये कंसीडर करते हैं। टोटल लेंथ इसका दिया हुआ है 4 + 1 5 और डायमीटर भी 8 सेंटीमीटर दे दिया है। देखते हैं इसकी जरूरत पड़ता है कि नहीं। एंगल थीटा दे दिया है, देखते हैं इसका जरूरत पड़ता है या नहीं। सॉल्व करते हैं इसको। नाउ यहाँ पर पहले देखते हैं फोर्सेस कौन कौन सा लगेगा। तो एक फोर्स लगेगा स्ट्रिंग के कारण नीचे की तरफ, टेंशन T। साथ में इस वुड का वेट एक्ट करेगा जो इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट करेगा। तो टोटल लेंथ है 5, तो इसका mg लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ mg, और ये डिस्टेंस यहाँ से आएगा 2.5। ये 2.5 मीटर होगा क्योंकि टोटल लेंथ जो है इसका 5 है। एक फोर्स और लगेगा, बॉयंसी फोर्स। बॉयंट फोर्स का सेंटर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंटर से लगता है, तो इतना ही जो येलो कलर का जो पोर्शन है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो उसके सेंटर से लगेगा और इसका लेंथ है 4 मीटर। तो बॉयंट फोर्स इसके सेंटर से लगेगा और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा FB, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये 2 मीटर। ना इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क 0 होगा, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले सकते हैं। हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट A के अबाउट टॉर्क, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट A शुड बी 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम है। ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल भी मान लेते हैं अल्फा, तो लिख सकते हैं mg साइन अल्फा इंटू 2.5 इक्वल टू FB साइन अल्फा इंटू 2। साइन अल्फा कैंसिल हो गया। mg मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो A इंटू 5 वॉल्यूम हो गया, इंटू इसका डेंसिटी मान लेते हैं रो, इंटू G इंटू 2.5 इक्वल टू बॉयंसी फोर्स वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू एरिया A इंटू लेंथ 4, ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी फ्लूइड का लेना है, वाटर का डेंसिटी 1000 इंटू G इंटू 2, यहाँ से G कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डेंसिटी को लिख सकते हैं 8000 डिवाइडेड बाई 12.5, यह आएगा 640 kg पर मीटर क्यूब। नाउ ये प्रीवियस ईयर IIT JEE 2006 का क्वेश्चन है, इसका कंप्रिहेंशन आप पढ़िए और ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। आसान सा क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए इसको। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी को देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसको लिक्विड के अंदर रखे हैं, तो इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है फ्लूइड का, तो बॉयंसी फोर्स इस वॉल्यूम के सेंटर से लगेगा। मान लेते हैं बॉयंसी फोर्स अभी यहाँ से लग रहा है और ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगा। ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इक्विलिब्रियम में है, बराबर है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, अगर हमको ये बताना हो तो कैसे बताएंगे।
तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड डिस्टर्ब करते हैं, इसको यहाँ से इधर ले जाते हैं, इधर ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो मान लो कि इसको इधर हम डिस्प्लेस किए, इसको इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस किए हैं एंगल से। डिस्प्लेस करने के कारण अब नया वॉल्यूम पानी के अंदर आ जाएगा, वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज होने के कारण सेंटर ऑफ बॉयंट फोर्स वो भी चेंज हो जाएगा। तो मान लो कि सेंटर ऑफ बॉयंट फोर्स इधर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, तो ये दोनों देखो, दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया, दोनों सेम ही लाइन के अलॉन्ग नहीं है, तो इसके कारण एक टॉर्क आएगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये टॉर्क का डायरेक्शन देखेंगे तो टॉर्क इस डायरेक्शन में है। तो जिधर हमने रोटेट किया टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसका मतलब कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था वो वापस उधर ही जाना चाहता है। तो ये इस कंडीशन में कहेंगे इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को हम स्लाइट डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो वापस उसी पोजीशन में उसको ले जा रहा है, तो हमको इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो उसके लिए कंडीशन कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, कि जब मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया और mg इधर लग रहा है, अब बॉयंट फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके कारण जो टॉर्क आएगा वो इधर आएगा। तो हम इधर इसको डिस्प्लेस किए थे और टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर ले जा रहा है, ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के पास ले जा रहा है। तब ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम चेक करने का तरीका है, वो इसलिए होगा क्योंकि ये वॉल्यूम चेंज होता है। तो बॉयंट फोर्स में हम लोग को इतना पढ़ना है। थैंक यू।